अगला जो चैप्टर है संसद का, पार्लियामेंट का दूसरा सत्र, जिसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं संसद में। ध्यान से समझिएगा इसको, कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आप बताना, है ना। संसद में क्या बजट संबंधी क्या प्रक्रिया, संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बजटरी, है ना, बजटरी, है ना, प्रोसेस इन क्या, पार्लियामेंट। budgetary process in parliament, that means we are going to discuss about the process of budget in parliament। यानी पार्लियामेंट के अंदर में बजट का क्या क्या प्रक्रिया होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है उसको पारित होने का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये समझें कि जो हम यहाँ पर बजट शब्द का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और खास करके हम संविधान का हिस्सा पढ़ रहे हैं, तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि बजट जो शब्द है उसका उल्लेख संविधान में है कि नहीं। बजट शब्द अगर आप पूरे संविधान को छान मारे तो कहीं पर भी आपको बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं मिलेगा। बल्कि जब आर्टिकल आप 112 का चर्चा करेंगे या 112 का आप अध्ययन करेंगे तो इसका भाषा है कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी से। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं या किसी मंत्री के द्वारा, है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक क्या, वार्षिक वित्तीय क्या, विवरण, विवरण, इसका अर्थ क्या है, या इसका इंग्लिश शब्द इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए इंग्लिश शब्द लिखेंगे क्या, एनुअली, ठीक है, एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। मतलब कि साल भर में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, यानी सरकार ने एक साल में कितना प्राप्त किया और उस जो है जो पैसा प्राप्त सरकार ने किया है उस पैसे को देश पर कितना खर्च किया, यानी आय और व्यय का ब्यौरा राष्ट्रपति प्रत्येक साल संसद में पेश करेंगे या किसी अधीनस्थ से करवाएंगे, है ना। तो यहाँ पर शब्द का उल्लेख हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसका अर्थ होता है आय व्यय का ब्यौरा। उसी को हम लोग आम बोलचाल में बजट कह देते हैं, समझ रहे हैं। तो बजट जनरली वित्त मंत्री के द्वारा पेश कराया जाता है, क्योंकि 112 का भाषा क्या है, राष्ट्रपति स्वयं करेंगे या करवाएंगे, तो जनरली जो है वो वित्त मंत्री पेश करते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि राष्ट्रपति ही पेश करवा रहे हैं, लेकिन करने वाला कौन है बताओ, वित्त मंत्री, समझ रहे हैं, वित्त मंत्री, ठीक। तो वित्त मंत्री इसको पेश करते हैं बजट को, ठीक, अपने यहां देश भारत में। लेकिन इससे कुछ जुड़ी हुई परंपराओं पर चर्चा कर लें। आप जानते हैं कि हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन भारत में जो पहली लोकसभा की चुनाव हुई है वो 1951-52 में हुआ है, समझ रहे हैं। तो 1952 में जब अपने यहाँ लोकसभा का गठन हो गया तो उसके बाद प्रत्येक साल, मतलब एक साल में कितना आया कितना गया का हर साल ये विवरण जो है वो संसद में पेश होता रहा। लेकिन 1952 से 1999 तक लगभग कितने साल बताइए, 47 साल, यानी 47 सालों तक अपने देश के अंदर में यह जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो शाम को 5 बजे पेश होता था, समझ रहे हैं, 5 बजे शाम में, समझ रहे हैं, ये समझ कर रखिएगा, पीएम, है ना, 5 बजे शाम में ये पेश होता था। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 1947 के पहले अपने ऊपर ब्रिटेन सरकार का शासन था और ब्रिटेन के अंदर में वहां की पार्लियामेंट 11:30 बजे स्टार्ट होती थी। तो ब्रिटेन में जिस समय 11:30 बजे सुबह होता था उस समय अपने यहाँ भारत में 5 बजे शाम होता था, समझ रहे हैं। तो सिचुएशन ऐसा कुछ था कि वहां के अनुसार यहाँ 5 बजे पढ़ा जाता था। लेकिन जैसे ही 1999 में एनडीए की सरकार बनी, एनडीए समझ रहे हैं, जैसे ही बीजेपी गठबंधन सरकार आया, जिस समय पीएम जो है 1999 में अटल बिहारी क्या, वाजपेयी बने, ठीक है। जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी भारत का पीएम बने तो उन्होंने कहा कि ये प्रथा अब क्यों, ये प्रथा अनर्गल है, अभी भी हम ब्रिटेन के परंपरा को अपना रहे हैं, तो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब अभी तक नहीं हो पाए, अभी तक हम उसके अनुसार उसके दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए ये प्रथा अनर्गल है, बकवास है, इसलिए इसको बदल दिया जाना चाहिए। तो 1999 के बाद से अपने यहाँ जो बजट है वो 11 बजे सुबह पेश हम करना शुरू कर दिए, समझ गए। तो अपने यहाँ अब बजट जो होता है 1999 के बाद वो कितने बजे पेश होता है, ये आपका पेश होता है अब 11 बजे, समझ गए। इसकी थोड़ी सी ये हिस्ट्री थी। अब थोड़ा सा एक चीज और समझिएगा, बजट एक्चुअली होता क्या है, आय और व्यय का ब्यौरा।
आया कितना और खर्चे कितना हुआ। तो पहले हम ये समझ लें कि व्यय कितने तरीके से होता है, यानी भारत सरकार अपने यहाँ जो खर्चे करती है देश के ऊपर वो कितने तरीके से करती है ना। तो हम लोग अब समझे क्या, व्यय का वर्गीकरण, व्यय का क्या वर्गीकरण है ना, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्या बोलो एक्सपेंडिचर, यानी कितने तरीके से व्यय कर रही है। तो अपने यहाँ जो व्यय होता है ना वो दो तरीके से होता है। एक होता है संचित निधि, संचित कॉन्सोलिडेटेड फंड, संचित निधि कॉन्सोलिडेटेड फंड, संचित निधि पर क्या भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय। एक व्यय को हम लोग बोलते हैं संचित निधि पर भारित व्यय, और एक जो दूसरा व्यय है इसको बोलते हैं हम लोग संचित निधि से किए गए व्यय, संचित क्या निधि से किए गए व्यय, है ना। ये दोनों में फर्क है, इस फर्क को समझिएगा तब चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहली बात, संचित निधि पर भारित जो व्यय है, यह व्यय हम किसको किसको रखते हैं, इसको थोड़ा सा समझा जाए। यह समझने के लिए एक चीज याद रखिएगा कि संचित निधि पर भारित जितने भी व्यय हैं, खर्चे हैं, उस खर्चे को निकालने के लिए संचित निधि से लोकसभा में चर्चा तो होता है ना। लोकसभा में क्या, लोकसभा के अंदर चर्चा होता है, समझ रहे हैं, हाँ चर्चा होता है, लेकिन मतदान इस पर नहीं होता। मतलब सिर्फ आप लोग आपस में चर्चा कर लें, लेकिन इसकी वोटिंग इस पर नहीं कराई जाती। मतलब सिर्फ चर्चा करके पैसे को निकाल के खर्च कर दिया जाता है, लेकिन इस पैसे पर को कितने लोग निकालने के पक्ष में है और कितने लोग नहीं पक्ष में है, ऐसा वोट नहीं कराया जाता। ऐसा क्यों, जरा ये समझा जाए। ऐसा क्या होता कि अगर मतदान करा करके पैसा निकाला जाता, तो अगर विपक्ष में मतदान पड़ गया होता कि नहीं ये पैसा निकालने का हम इजाजत नहीं देते हैं, तो स्थिति ऐसा होता कि वो पैसा को हम निकाल नहीं पाते, और निकाल नहीं पाते तो फिर ये खर्चे पूरे नहीं हो पाते। तो इसके अंदर में जो भी खर्चे होने वाले हैं या जिनको पैसा यहां से मिलने वाला है, वो सरकार को दिन भर खुश करने में लग जाता कि पास करा दो, हमारा भी पैसा दे दो, है ना। तो ये सरकार का चमचा बन जाता, रोबोट बन जाता। और आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें किसको किसको लोड करते हैं, तब फिर से इसको हम रिलेट करेंगे। इसमें क्या है कि जितने भी संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद समझते हैं, जितने भी पोस्ट का चर्चा संविधान में किया गया है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष नहीं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष नहीं, या जितने भी संवैधानिक पद आईएएस आईपीएस से लेकर चपरासी तक, इसके साथ ही यूपीएससी जिसकी अब तैयारी कर रहे हैं, उसके बोर्ड में जितने भी सदस्य काम कर रहे हैं उनका नहीं, प्लस कैग है ना, उसके बाद प्लस क्या, जितने भी ये पद हैं, इन पद के जितने भी वेतन और भत्ते हैं वो सब संचित निधि पर भारित होता है। तो सोचो ये सारे या जितने भी न्यायालय हैं उसके जजों की सैलरी सब इसी पे भारित होता है। अगर इस पर मतदान कराया जाता तो सुप्रीम कोर्ट के चाहे तो जज हो या राष्ट्रपति हो, निरंतर अपने वेतन के लिए डिपेंड करते किस पर, पार्लियामेंट पर, कि देखते कि वोट में पास होगा तब मिलेगा, नहीं पास होगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए निरंतर ये सरकार के चमचागिरी करते रहते। लेकिन हमारा संविधान चाहता है कि ये बड़े बड़े जो पद हैं या जितने भी संवैधानिक पद हैं वो स्वतंत्र होकर के कानून के अनुसार क्या करें, अपना काम को निर्वहित करें। और ये तभी संभव है जब इनको मुक्त रख दिया जाए, किसी के दबाव में न डाला जाए, राजनीतिक खेल न किया जाए इनके साथ नहीं। इसलिए कुछ खर्चे को इस पर भारित शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया है, मतलब कि इसके ऊपर सरकार वोट करके उसको रोक नहीं सकती, समझ रहे। तो फिलहाल इतना याद रखिएगा कि भारत सरकार कि संवैधानिक पद जितने भी हैं उनके वेतन और भत्ते, प्लस भारत सरकार जितना भी कर्ज ले रही है, अगर वो कर्ज चुकता नहीं कर पाई तो भारत सरकार की क्रेडिट खराब हो जाएगी। तो जहां पर भी भारत सरकार के साख से मैटर रखता हो, क्रेडिट से मैटर रखता हो, उसके वो खर्चे ये सब संचित निधि पर भारित होते हैं, ताकि ये राजनीतिक हथकंडा न बन सके, समझ गए। इसे छोड़ करके बाकी जो खर्चे हैं, जैसे सड़क निर्माण में खर्चा करना, पार्क बनाने में खर्च करना, ये सब को कहा जाता है संचित निधि से किए गए व्यय। मतलब कि इनको काट पीट किया जा सकता है। और इसमें क्या है बता है, इसमें लोकसभा में चर्चा भी होता है और चर्चा के साथ साथ इसके ऊपर मतदान भी होता है। इसका मतलब कि लोग वहां के सहमत अगर नहीं हुए तो उस खर्चों को रोका भी जा सकता है, समझ रहे हैं। तो रोकने से न तो वहां पर देश की जो गतिशीलता जो चल रही है वो न खराब होगी और न देश की क्रेडिट खराब होगी। इसलिए कुछ खर्चों को यहां पर से रख कर दिया गया है, कुछ खर्चों को इस पर फिट कर दिया गया है, समझ गए। अब मेनली आपको समझना क्या है, और मेनली आपको समझना है वो है बजट
पारित होने की प्रक्रिया, यानी अपने यहाँ पार्लियामेंट में बजट कैसे कैसे पारित होता है, समझ रहे हैं। तो बजट पारित होने का क्या प्रक्रिया, ठीक है, बजट पास होता है, बजट पारित होने की क्या प्रक्रिया, इसको जरा ध्यान से समझा जाए तो अपने यहाँ यानी अपने देश भारत में जो बजट संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं वो एक ही चरण में पास नहीं होता, बल्कि इसको 7 चरण से गुजरना पड़ता है, समझ रहे हैं। 7 चरण से गुजर करके बजट आपका पास किया जाता है। उसमें एक एक चरण को आपको ध्यान से समझना होगा। इसका जो पहला चरण है उसको कहा जाता है क्या चीज, उसको कहा जाता है बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट का क्या बोलो, या बजट को क्या प्रस्तुत करना, ठीक है, बजट को क्या करना, प्रस्तुत करना, ये पहला चरण है। आप जानते हैं कि बजट को प्रस्तुत राष्ट्रपति भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं, लेकिन आम तौर पर अगर आप देखेंगे तो भारत के जो वित्त मंत्री हैं, है ना, वही क्या करते हैं, इसको पेश करते हैं। पेश करने का मतलब क्या होता है, पेश करने का मतलब होता है कि वित्त मंत्री जो हैं वो बजट के ऊपर जो भाषण देंगे, समझ रहे हैं, जो भाषण देंगे, है ना, उसी को क्या किया जाएगा, मान लिया जाएगा कि वित्त मंत्री के द्वारा बजट को पेश कर दिया गया। तो वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया भाषण कहां, लोकसभा में। याद रखिएगा, इसकी शुरुआत लोकसभा से होती है, यानी कि पहले लोकसभा में वित्त मंत्री पेश करते हैं, इसके बाद राज्यसभा में। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में। तो वित्त मंत्री के द्वारा बजट के ऊपर लोकसभा या राज्यसभा में दिए गए भाषण को ही माना जाता है कि बजट को क्या कर दिया गया, प्रस्तुत कर दिया गया, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ बजट हो गया, समझ रहे हैं। दूसरा स्टेट जो होता है, यह भी याद रखिएगा कि इसकी पहले शुरुआत लोकसभा से होती है। इसकी जो दूसरा चरण होती है वो होती है बजट पर क्या, आम बहस, ये दूसरा चरण है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे वित्त मंत्री भाषण देते हैं बजट के ऊपर, मतलब आय और व्यय का ब्यौरा देते हैं, वैसे ही यहाँ पर पक्ष और विपक्ष में बहस शुरू होता है, समझ रहे हैं। जनरली जो है क्या है, 3 से 4 दिनों का ये क्या होता है, बताओ, ये बहस होता है। ये 3 से 4 दिनों का बहस कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब वित्त मंत्री का जब भाषण समाप्त होता है तो फिर जो विरोधी दल के लोग हैं वो बजट से संबंधित प्रश्न करते हैं, समझ रहे हैं, उनमें से कुछ कमियां निकालते हैं और कमियां निकाल के प्रश्न करते हैं, और जिसका अंतिम रूप से सभी प्रश्नों का जवाब वित्त मंत्री देते हैं, समझ रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बजट पर क्या, आम बहस। तीसरी जो इसका चरण होता है वो क्या होता है, वो होता है लेखानुदान को पारित होना, लेखानुदान को पारित, समझ रहे हैं। ये जो होता है इसकी ये तीसरी चरण है, लेखानुदान को क्या होना, पारित होना। लेखानुदान क्या है, जरा सा इसको समझिएगा। बजट दरअसल फरवरी के आखिरी सप्ताह में पेश होता है, समझ रहे हैं, और आखिरी सप्ताह में पेश होने के बाद जब ये बहस वगैरह सब खत्म हो जाता है तो लगभग 1 महीने के लिए आपका जो सदन है वो स्थगित हो जाता है। मतलब सदन के अंदर में 1 महीने तक कोई कार्यक्रम नहीं चलता, यानी सदन उस समय तक कोई कार्य नहीं करेगी। अब पूरा मार्च जो है सदन आपका बंद रहेगा। तो जब मार्च पूरा बंद रहेगा और जैसे ही अप्रैल में नया सेशन से आपका पार्लियामेंट खुलेगी तो फिर तुरंत पार्लियामेंट खुलेगी तो तुरंत सरकार के पास पैसा कहां से आएगा। इसलिए पैसा को फिर निकालने का एक तरीका क्या है, अगले साल का पूरा खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो जैसे मान लिया जाए कि आपके घर को पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंप दिया जाए और कहा जाए कि 1 साल तक तुम घर चलाओ, तो 1 साल तक घर को चलाने के लिए क्या पैसा तो चाहिए, नहीं समझे। तो एक तरीका क्या है कि पैसा आपको तभी मिलेगा जब विनियोग विधेयक पास होगा। अभी इसके बाद विनियोग विधेयक पर हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा देर के लिए विनियोग विधेयक को हम रोक के रखते हैं। और विनियोग विधेयक तब पारित होगा जब संसद खुलेगी, समझ रहे। तो संसद अगर मान लो 1 अप्रैल को खुली तो 1 ही अप्रैल को विनियोग विधेयक पारित तो नहीं हो जाएगा, बल्कि उसके ऊपर पेश होना, चर्चा होना, लगभग 1.5-2 महीने का टाइम लग जाता है। तो ये 2 महीने जो टाइम लगेगा विनियोग विधेयक को पारित होने में, तो वो 2 महीने देश कैसे चलेगा बिना पैसे का। इसलिए क्या किया जाता है, लेखानुदान पेश कर दिया जाता है इसी समय फरवरी में ही, समझ रहे हैं। और लेखानुदान में क्या होता है, 1/6, 1/6 कहने का मतलब क्या, 1 मतलब 1 साल, तो 1 साल में 12 महीना, तो 12 महीने में 6 से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना हो गया, 2 माह। तो इसका सेंस क्या है, सो देखिएगा, जितना पैसा 1 साल देश को चलाने के लिए सरकार को चाहिए होता है, जिसे मान लो कितना 12,000 करोड़ रुपया चाहिए सरकार को,
1 साल देश को चलाने के लिए, तो 1 महीना में कितना चाहिए? 1000 करोड़। तो 2 महीने में कितना चाहिए? 2000 करोड़। तो 2000 करोड़ कैसे निकलेगा? इसका मतलब क्या है कि टोटल पैसा जितना चाहिए 1 साल तक चलाने में के लिए, उसमें 6 से भाग दे दो तो किसका खर्चा निकल जाएगा? 2 माह का। तो 2 माह का खर्चा निकालने के लिए एक विधेयक पेश किया जाता है जिसको कहा जाता है लेखानुदान। तो लेखानुदान पारित होने का मतलब है कि बजट में जो ये अनुमान लगाया गया है कि 1 साल तक इतना पैसा हमें चाहिए देश को चलाने के लिए, उस हिस्सा का कैवां भाग? 6वां भाग, ताकि 2 महीना सरकार चला सके। समझ रहे हो? 6वां भाग पैसा निकालने का परमिशन देना, यानी लेखानुदान अगर पारित हो गया तो इसका मतलब है कि जितना पैसा बजट में पेश हुआ था पूरे साल का, उसका 6ठा हिस्सा सरकार निकाल लेगी, ताकि 2 महीने तक सरकार अप्रैल और मई आराम से देश को चला सके। और तब तक इधर से विनियोग विधेयक पास हो जाएगा, और जैसे ही विनियोग विधेयक पारित हो जाएगा तो फिर बाकी के सारे पैसा सरकार निकाल करके और देश को पूरे साल चलाएगी। तो चौथा जो स्टेट होता है वो क्या होता है? स्टेट जो होता है वो होता है विभागीय समिति। क्या? विभागीय समिति। विभागीय समिति द्वारा क्या? जांच। ये देखिए क्या होता है, सोच समझिएगा। पार्लियामेंट में जो विभागीय समिति है उसका काम ये होता है कि विनियोग विधेयक के अंदर या बजट के अंदर में सरकार ने जितना भी पैसा मांगा है पूरे साल देश को चलाने के लिए, जैसे एजुकेशन मंत्री ने इतना रुपया का मांग किया, स्वास्थ्य मंत्री ने इतना रुपया का मांग किया, हर मंत्रालय अपने पूरे साल का खर्चा का मांग बजट में कर लेता है कि इतना पैसा हमें चाहिए। समझ रहे? तो बजट में आप जितना पैसा मांगेंगे उतना पैसा आपको थोड़े ना मिल जाएगा। तो यह पैसा कितना लॉजिकली मांगा गया है और कितना गलत तरीके से पैसा मांगा गया है, उस पैसे का क्या करना? जांच करना काम होता है विभागीय समिति का। समझ रहे? तो विभागीय समिति जो ये 1 महीना जो आपका बंद रहता है ना, कौन सा? फरवरी में जैसी बजट पेश होता है उसके बाद 1 महीने की जो छुट्टी हो जाती है, समझ रहे? 1 महीने की जो छुट्टी हो जाती है वो 1 महीने तक संसद बजट में मांगे गए पैसों का जांच करती है। हर मंत्रालय ने कितना पैसा मांगा है, उसमें कितना अनर्गल मांग है, कितना सही मांग है, उसका जांच करती है। और जांच करके यह जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करती है। समझ रहे हैं कि कितना सही मांगा गया है, कितना गलत मांगा। अगर इलॉजिकल पैसा मांगा गया है तब तो समस्या है। समझ रहे? तो जितना पैसा मांगा गया था, अब विभागीय समिति रिपोर्ट जो है जैसी पार्लियामेंट खुलेगी तो उसको सौंप देगी। इसलिए देखिए 2 महीना लग जाता है ये सारा काम होते होते, इसीलिए सरकार 2 महीना एडवांस में पैसा यहां से निकाल लेती है ताकि 2 महीना देश को चलने में दिक्कत ना हो। अब इसकी जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट पर अब क्या होता है? मतदान होता है, जिसको बोलते हैं अनुदान। जितना मांगा गया था उसके ऊपर मतदान की बात आती है, और यह मतदान के लिए 26 दिन का समय दिया जाता है। यानी अगला चरण जो मतदान है वो 26 दिन के लिए ये जो है समय पार्लियामेंट को दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक एक मंत्रालय के ऊपर बहस होता है। जैसे शिक्षा डिपार्टमेंट ने मांगा 1 लाख करोड़, तो पहले उस पर बहस होगी, समझ रहे हैं? और बहस करने के बाद एक निष्कर्ष पर आकर के और फिर उस पैसे को पास करते हैं। तो 26 दिन इसीलिए समय दिया जाता है ताकि बारी बारी से हर मंत्रालय पर क्या हो? बहस हो सके, और जितना लॉजिकल है उतना पैसा दिया जाए और जितना इलॉजिकल है उसको काट लिया जाए। समझ रहे हैं? तो समय इतना कम होता है कि मुश्किल से 26 दिन में 3 से 4 मंत्रालय पर ही बहस हो पाता है और बारी बारी से पेश करके उसको पास कराया जाता है। लेकिन जैसे ही 26 दिन पूरा होने लगता है तो लोकसभा के अध्यक्ष को लगता है कि अब जो है वो हमारे पास समय नहीं है कि बारी बारी से और जो बचे हुए हैं उनको पेश कर करके हम इस पर बहस करें। तो क्या करते हैं? एक साथ बचे हुए सभी को पेश करा देते हैं, और इसके ऊपर चर्चा हुआ हो या ना हुआ हो इससे मतलब नहीं है, सीधा मतदान करा देते हैं और मतदान करा के इसको पास करा देते हैं। इस व्यवस्था को गिलोटीन कहा जाता है। गिलोटीन किसको कहते हैं? जिसमें क्या है कि कोई बहस नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुआ, उसको सीधा एक ही साथ पेश कर देना। गिलोटीन का अर्थ होता है क्या? सीधा सिर काट देना, मतलब बिना चर्चा के सीधा उसको पास कर देना। मतलब क्या हुआ कि विपक्षी के सिर को काट देना, उसके अधिकार को छीन लेना। इस व्यवस्था को गिलोटीन कहा जाता है। छठे हिस्सा में क्या होता है सो देखिए, आपका जो छठी है वो है क्या? कटौती प्रस्ताव। कटौती क्या? प्रस्ताव। समझ रहे हैं? कटौती प्रस्ताव जो है वो आमतौर पर विपक्षी के द्वारा पेश किया जाता है। कटौती प्रस्ताव का मतलब पास तो करा दिया, लेकिन विपक्षी यहां पे अब शांत नहीं रहते,
बल्कि विपक्षी क्या कहते हैं कि नहीं, सरकार ने जो पैसा लिया है हमें लगता है कि ये पैसा क्या है, कुछ ज़्यादा मांगा गया है, या सरकार ने जो नीतियाँ बनाई है हमें कुछ नीतियाँ इसमें गलत लग रही है। तो क्या होता है कि विपक्षी लोग जो हैं वो सरकार से असहमति जताने के लिए, या सरकार के द्वारा मांगी गई धन को काटने के लिए, या सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों के प्रति असहमति जताने के लिए एक प्रस्ताव पेश करते हैं, जिस प्रस्ताव को हम लोग क्या कहते हैं, कटौती प्रस्ताव कहते हैं। समझ रहे हैं? अब कटौती प्रस्ताव में ABC करके हम लोग समझेंगे। ऊपर से इसको मैं हटा रहा हूं, देखिएगा ABC में ए में क्या है, नीतिगत कटौती प्रस्ताव, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। इसका अर्थ क्या होता है? सो देखिए, इसका अर्थ है कि सरकार ने जो पैसा का मांग किया है, कोई कार्य के लिए ही मांगा होगा, या सरकार ने कोई नीति बनाई होगी, उसी को संचालित करने के लिए पैसा मांगा हो, तो सरकार के ने पैसा जो मांगा है उसके प्रति कोई चर्चा नहीं, बल्कि सरकार ने जो नीति बनाई है ना, वो नीति ही गलत है। समझ रहे हैं? मतलब कि पूरे के पूरे नीतियों को ही क्या करने के लिए, बताओ, समाप्त करने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। समझ रहे हैं? तो ऑब्वियसली जब नीति को काट दिया जाए, सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसी को अगर समाप्त कर दिया जाए, तो जो धन का मांग किया था उस पैसे की क्या जरूरत है। तो नीति के प्रति असहमति व्यक्त करने के लिए जो प्रस्ताव विपक्षी पेश करते हैं उसको नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहते हैं। और इसमें जनरली क्या होता है कि पैसे को कम या ज्यादा से ज्यादा समाप्त ही करने की बात की जाती है। मतलब अगर नीति में थोड़ी सी चेंज करेंगे, कम करेंगे, तो पैसे भी कम लगेगा, तो पैसा अपने आप कम कट जाएगा। अगर नीति को ही पूरा हम खत्म करने की बात करें, मतलब पैसे को भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। इसमें जनरली कहा जाता है कि चलो 1 रुपया कर लो। इसका मतलब क्या है कि तुमने अगर 12,000 करोड़ रुपया मांगा था तो सब काट दो, बस 1 रुपया रख लो। मतलब तुम्हारी हम सारे नीतियों को शून्य घोषित कर रहे हैं। समझ रहे हैं? शून्य घोषित कर रहे हैं। नीति जब शून्य घोषित हो रहा तो पैसे भी शून्य हो जाएगा। 1 रुपया कर लो, इसका मतलब क्या है, जो तुमने बनाया है उसको भी हम थोड़ा वजन दे रहे हैं, 1 रुपया कर लो, लेकिन इस पर कोई काम नहीं होगा। तो जब नीति को शून्य करने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसको कहा जाता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। समझ रहे हैं? अगला क्या है, वो है आर्थिक कटौती प्रस्ताव। अगला क्या है, आर्थिक कटौती प्रस्ताव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार ने जो नीति बनाई है वो नीति ठीक है, लेकिन उसको संचालित करने के लिए जितना पैसा मांगा है वो पैसा कुछ ज्यादा मांग लिया है। तो जितना ज्यादा लगता है विपक्षी को, उतना पैसा को कम करने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है उसको कहा जाता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। समझ गए? और C नंबर में जो है वो क्या है, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव का मतलब कुछ नहीं होता, सरकार को यानी विपक्षी को ऐसा लगता है कि नीति भी ठीक है और जो पैसा मांगा है वो भी ठीक ठाक है, फिर भी विपक्षी का काम तो है ना विरोध करना, तो फिर भी वो विरोध करने के नाम पर वो ये कहेगा कि हमारा भी बात का वजन दो। और वजन क्या दो, तो बस तुम ज्यादा तो नहीं लेकिन 100 रुपया कम कर दो। तो 100 रुपया कम करने का मतलब हो गया कि थोड़ी सी भी असहमति जताई गई और विपक्षी की असहमति क्या हो गया, पास हो गया। मतलब कि सरकार के प्रति जो असहमति जताई गई है वो असहमति भी ठीक ठाक थी, ये बस अपनी बात को पास कराना होता है। ये हो गया छठा कटौती प्रस्ताव। समझ रहे हैं? 7वां को जरा सा समझिएगा ध्यान से, यही है मेनली आपका विनियोग विधेयक। समझ रहे हैं? अगला क्या है, विनियोग विधेयक। ये देखा जाए ध्यान से, विनियोग विधेयक किसको कहते हैं, विनियोग विधेयक। विनियोग क्या, विधेयक। विनियोग विधेयक जो है इसकी चर्चा जो है अपने यहां संविधान का आर्टिकल 114 में आया है। और विनियोग विधेयक का अर्थ है, विनियोग विधेयक जानते हैं क्या होता है? विनियोग विधेयक का मतलब है कि साल भर चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, जैसे मान लो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देश को क्या करना है, मोदी जी को चलाना है 1 साल, 1 अप्रैल से 31 मार्च। समझ रहे हैं? ये जो चलाना है देश को, तो ये देश को चलाने के लिए क्या है, जितने भी कर्मचारी हैं उनको सैलरी देना है, इसके साथ साथ और क्या करना है, और भी विकास के काम करने हैं। तो 1 साल चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। समझ रहे हैं? और ये पैसा भारत सरकार कहां से निकालती है, ये पैसा निकालती है संचित निधि से। अब संचित निधि क्या होता है वो समझ में भी आएगा इसी चैप्टर में। संचित निधि से पैसा सरकार निकालती है। सरकार मनमाने तरीके से पैसा नहीं निकालेगी। क्यों? क्योंकि सरकार के ऊपर भी नियंत्रण होना चाहिए कि पैसा लिमिट में और तार्किक तरीके से खर्चा हो। तो सरकार संचित निधि से पैसा तभी निकालेगी जब विनियोग विधेयक पारित होगा। संचित निधि से पैसा निकालने का एक ही रास्ता है कि विनियोग विधेयक को पारित किया जाए। पारित करने का मतलब हुआ कि संसद से परमिशन लिया जाए
नहीं कि इतना पैसा भारत सरकार निकाल रही है 1 साल तक देश को चलाने के लिए, समझ रहे, क्योंकि देश का हिसाब किताब तो रहना चाहिए। तो उसी विधेयक को हम लोग क्या कहते हैं, विनियोग विधेयक कहते हैं। विनियोग विधेयक जो है ये एक प्रकार का क्या है बताओ, धन विधेयक है। धन विधेयक कहने का मतलब कि जितने भी प्रक्रियाएं धन विधेयक में होती है का विनियोग विधेयक में भी होगा। धन विधेयक वाला प्रक्रिया आपको याद होगा कि धन विधेयक लोकसभा में ही पेश होता था, राज्यसभा में कभी पेश नहीं होता था, समझ रहे। तो यह जो विधेयक है ये लोकसभा में ही पेश होगा, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही पेश होगा, समझ रहे। इसके साथ साथ और क्या होगा कि राज्यसभा इसको ज्यादा से ज्यादा 14 दिन ही रोक सकती है, क्योंकि देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए और पैसा को आप रोक नहीं सकते। इसलिए धन विधेयक जैसा ही हमने कह दिया, इसका मतलब कि धन विधेयक वाली सारी की सारी बात इस पर क्या होती है बताइए, लागू होती है, समझ रहे हैं। इसके साथ साथ ना विनियोग विधेयक के साथ एक विधेयक और साथ में चिपका के पास किया जाता है, वार्षिक वित्त विधेयक। ये क्या है सो देखिएगा, ये इसके साथ चिपका के पास किया जाता है। ये क्या है, वार्षिक वित्त विधेयक। देखिए धन विधेयक से क्या होता है, तो धन विधेयक से ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो ऑथोराइज्ड हो गई संचित निधि से पैसा निकालने के लिए। मतलब जितना बजट में उसने मांग किया उतना पैसा ये निकाल लेगा, ज्यादा नहीं निकालेगा, बजट में जितना हिसाब में हुआ है उतना ही निकालेगा, समझ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, नए साल के ऊपर कभी टैक्स को बढ़ाना और घटाने का भी प्लान होता है। तो ये तो सिर्फ पैसा निकालने का परमिशन देता है, लेकिन टैक्स को बढ़ाना हो या घटाना हो, यानी पैसों में कुछ चेंज करने के लिए टैक्स को बढ़ाना घटाना, तो ये सारा जो विषय होता है वो इसमें होता है। तो इन दोनों को इकट्ठा पास कर दिया जाता है और पास करके और फिर काम चलाया जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या अनुदानों का प्रकार, यानी कि भारत सरकार जो है वो हमारी संसद जो है वो अनुदान को भी एक्सेप्ट करती है। और अनुदान क्या है इसको थोड़ा हम लोग समझें, ठीक है। देखिएगा, इसको हम लोग को क्या बोलेंगे, अनुदान का प्रकार। अनुदान का क्या प्रकार, यानी इसका मतलब है क्या, टाइप्स ऑफ ग्रांट, टाइप्स ऑफ क्या, ग्रांट्स, ठीक है। इसमें जरा सा ध्यान से देखिएगा, एक बात आपको मैं समझाऊं एक एग्जाम्पल से। जैसे बाय द वे मान लो कि आपके घर में शादी होने वाला है और आपने ये एक बजट बना लिया कि शादी में 20 लाख रुपया खर्च होगा, और आपने एक बजट बना करके रखा हुआ है कि चलो भाई 1 लाख रुपए का टेंट या कुछ ऐसे ऐसे आपने एक बजट बना लिया कि 20 लाख खर्च होगा। तो आपने तो एक अनुमानित आंकड़ा लगाया ना कि शादी में 20 लाख खर्च होगा, लेकिन होता है कई बार कि कुछ ज्यादा खर्च हो जाता है, कई चीजों को हम उसमें जोड़ नहीं पाते, लेकिन एट ए टाइम वो चीज की जरूरत पड़ जाती है, समझ रहे। तो वैसे ही है कि देश में क्या है कि बजट के माध्यम से एक अनुमानित पैसा का मांग किया जाता है कि हमें देश को चलाने के लिए इतना रुपया चाहिए, 1 साल में इतना खर्चा होगा देश को चलाने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो पैसा बीच में ही खत्म हो जाता है, और पैसा चाहिए सरकार को देश को चलाने के लिए। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने एक खूबसूरत सा नियम बनाया है और उसको कहा जाता है कि अनुदान के माध्यम से फिर सरकार को पैसा मिलता है ताकि बाकी के खर्चे पूरा हो सके। यानी पार्लियामेंट अनुदान भी स्वीकार करती है, जिसमें सबसे पहला जो आपका अनुदान है वो है अनुपूरक अनुदान। क्या, पूरक अनुदान। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, अनुपूरक अनुदान क्या होता है इसको देखा जाए। अनुपूरक अनुदान का अर्थ जानते हैं क्या होता है? ऐसे समझिए, जैसे मान लो कि आपने क्या किया, फिर उस एग्जाम्पल को आप सरकार से जोड़ लेंगे। जैसे मान लो कि 1 अप्रैल को सरकार ने डिसाइड किया कि हमें कानपुर से दिल्ली का रोड बनाने में 10,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा, क्योंकि उस समय का जो रेट था, है ना, मतलब कि बजरी का रेट, स्टोन पत्थर का रेट, सभी का रेट जोड़ करके उसने अंदाजा लगा लिया। लेकिन जब बनाने के लिए गए तो देखे कि उसकी रेट क्या हो गई, थोड़ी 2 महीने बाद बढ़ गई, मजदूरी भी बढ़ गया। तो जितना पैसा सरकार ने वहां पर मांग किया था वो पैसा जो है वो बीच में ही क्या हो गया, घट गया। तो जब सरकार क्या करती है, एक बजट के माध्यम से जो पैसा क्या करती है, मांगती है, और वो पैसा सेवा पूरा होने से पहले ही अगर खत्म हो जाए महंगाई के कारण या किसी भी कारण से, तो फिर उस
काम को पूरा करने के लिए जो बाकी का पैसा चाहिए उसके लिए अनुपूरक अनुदान के माध्यम से सरकार को पैसा दिया जाता है। तो सरकार को अनुपूरक अनुदान पेश करना पड़ता है, और अगर वो अनुपूरक अनुदान पास हो गया तो बाकी का जो पैसा कम हुआ वो पैसा अनुपूरक अनुदान हो जाता है। मतलब समझ गए, जितना पैसा अगर बीच में घट जाए तो उस पैसे के लिए अनुपूरक अनुदान संसद स्वीकार करती है। समझ गए। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका अतिरिक्त अनुदान। रिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान का मतलब क्या है ये भी देखा जाए। अतिरिक्त अनुदान का अर्थ है, ये देखिएगा, कई बार ऐसा है कि सरकार ने क्या किया, कोई एक नया सेवा शुरू किया लेकिन बजट में उस सेवा को जोड़ना भूल गई थी, या उस सेवा को जोड़ी ही नहीं थी और नया कोई सेवा शुरू करना हो गया। यहां पर क्या है, सब जुड़ा हुआ है, बीच में पैसा खत्म हो गया। यहां पर क्या है, कोई नया सेवा चालू हो गया लेकिन उस सेवा को सरकार ने बजट में नहीं जोड़ा था, तो उस सेवा को चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए। तो नई सेवा को पूरा करने के लिए सरकार को जो पैसा चाहिए होता है वो पैसा सरकार को पार्लियामेंट के माध्यम से मिल तो जाता है, ये मिलता है अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से। समझ गए। अगला जो अनुदान है आपका तीसरा नंबर, वो है प्रत्यानुदान। प्रत्यानुदान। प्रत्यानुदान क्या होता है इसको भी जरा देखा जाए। कई बार कोई काम हम शुरू करते हैं लेकिन अचानक से उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। समझ रहे, अचानक से कोई प्रॉब्लम, जैसे मान लो कि हम रोड बनाना शुरू किए और उसका पैसा हम बजट से ले भी लिए थे, महंगाई भी नहीं बढ़ा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अगर बढ़ जाता तो पैसा बीच में ही घट जाता, बीच में घट जाता तब अनुपूरक अनुदान। समझ रहे, कोई नया सेवा शुरू कर दिया लेकिन वो पैसा हमने बजट में डाला ही नहीं था तो अतिरिक्त अनुदान। लेकिन कुछ भी नहीं बढ़ा है, सब ठीक ठाक चल रहा है और अचानक से मान लो कि रोड बना रहे हैं, बीच में रास्ते में दलदल मिल जाए तो उसको भराई करने के लिए और पैसा चाहिए, तो वो वाला पैसा उसमें घुस गया तो आगे का कैसे करें। तो जब कोई अनिश्चित समस्या के कारण पैसा घट जाए, समझ रहे हैं, अनिश्चित समस्या के कारण जब कोई पैसा घट जाए, जिस समस्या का आना निश्चित नहीं था, क्या कहेंगे कि उसके लिए प्रत्यानुदान पेश करेंगे। अब समझिएगा अपवादा अनुदान। चौथा है क्या, अपवादा अनुदान। इसको भी देखिए क्या होता है, अपवादानुदान। अपवादानुदान का अर्थ क्या होता है सो देखिएगा। अपवादानुदान में क्या होता है, इसकी जो प्रारूप है वो वर्तमान समय के लिए नहीं है, वो भविष्य के लिए है। जैसे इस साल उस काम का कोई अर्थ नहीं है लेकिन उस काम को इस साल शुरू करना जरूरी है, उसका रिजल्ट मिलेगा भविष्य में, लेकिन शुरू करना वो जरूरी है। तो उसके लिए जो पैसा सरकार को चाहिए होता है वो जो है वो सरकार को मिलता है अपवादानुदान के माध्यम से। जैसे कई बार आप देखते होंगे कई ऐसा काम आप शुरू कर देते हैं, नहीं, कई ऐसा काम शुरू कर देते हैं जिसका रिजल्ट आपको इस साल नहीं मिलेगा, अगले साल भविष्य उन्मुखी कोई काम है, भविष्य में जिसका रिजल्ट आना है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर आज शुरू करना जरूरी है। तो उसके लिए पैसा जो सरकार को मिलता है वो अपवादानुदान के माध्यम से मिलता है। अगला है आपका वो है अधिक अनुदान। समझ रहे, अधिक अनुदान क्या होता है सो देखिएगा। इसका अर्थ क्या होता है कि मान लो कि सरकार ने जितना पैसा बजट में डाला था उससे ज्यादा पैसा सरकार ने खर्चा कर दिया। समझ रहे, पैसा घटा नहीं बल्कि अपने जेब से या किसी भी तरीके से जितना पारित हुआ था उससे ज्यादा खर्च कर दिया, काम पूरा हो गया लेकिन पैसा ज्यादा खर्च हो गया। तो जो ज्यादा वाला पैसा खर्च हुआ है उस पैसा को सरकार प्राप्त करने के लिए, है ना, अधिक अनुदान पेश करती है। समझ रहे हैं। लेकिन ये जो अधिक अनुदान जब पेश करती है तो ये लोक लेखा एक समिति है संसद का जो इसको पहले जांच करती है, वो वेरीफाई करती है। अगर उसने कह दिया कि हाँ सरकार ने सही तरीके से खर्च किया है और ज्यादा पैसा खर्च हो गया है तो सरकार को मिलना चाहिए, तब संसद में पेश होकर पास होकर के तब सरकार को जो ये वाला धन प्राप्त होता है। समझ गए। अगला और लास्ट अनुदान है आपका सांकेतिक अनुदान। समझ रहे क्या है, सांकेतिक, क्या सांकेतिक अनुदान। समझ रहे, सांकेतिक अनुदान। ठीक, इसमें देखिएगा क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि सरकार के पास जो बजट से सरकार ने पैसा लिया वो पैसा सरकार काम भी पूरा कर दी और सरकार को ऐसा लगता है कि अब हमारा काम पूरा हो जाएगा और फिर भी सरकार के पास पैसा बच जाए, तो सरकार कोई नया सेवा शुरू करना चाहती हो उस पैसा से, तो अपने मन से सरकार वो नया सेवा शुरू नहीं कर सकती, उसके लिए भी